हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाला हूं चैप्टर नंबर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया था और उसके पहले वीडियो में दोस्तों हमने जो है चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर किया था। तो अगर आप वो वीडियोस नहीं देखे हो अभी तक तो जाके डेफिनेटली चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि वहां पे दोस्तों आपका बेस बिल्ड होगा। अब दोस्तों बात करता हूँ यहाँ पे मैं लॉन्ग आंसर्स की, जो कि चैप्टर नंबर 2 के हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने इस चैप्टर के नाम के ऊपर भी 2 मिनट लिए थे, उसको एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप चैनल के ऊपर क्लिक करिए, चैनल के नाम के ऊपर, और जाइए और वो शॉर्ट क्वेश्चन वाला वीडियो जरूर देख के आइएगा। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो सबसे पहला जो आता है क्वेश्चन वो आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, एक्सप्लेन इट्स मेरिट्स एंड लिमिटेशन। यानी कि सोल प्रोप्राइटरी फर्म क्या होता है, साथ ही साथ आपको इसके मेरिट्स और लिमिटेशन, मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताने हैं। सबसे पहली बात, मैंने प्रोप्राइटरशिप को भी एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा तो बिल्कुल जाके देख कर आइए, एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में मैंने एक्सप्लेन किया था। दोस्तों इस वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो में आओगे तो आपको डबल कॉन्फिडेंस आएगा। एक और बात दोस्तों बोल दूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो दोस्तों हमको जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट को पढ़ के हमको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है। इसके अलावा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और ऐसे और बहुत सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ पे आपको सॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म के बारे में बताऊंगा और उसके एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं आंसर्स की तरफ। सबसे पहला, सॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म क्या होता है। ए सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म इज मैनेज्ड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल, आल्सो नोन एज सोल प्रोप्राइटर। ही अर्न्स ऑल द प्रॉफिट्स एंड इज रिस्पांसिबल फॉर ऑल द लॉसेस ऑफ द बिजनेस। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि 3 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोप्राइटरशिप, एक होता है पार्टनरशिप, और एक होता है कंपनीज। और कंपनीज के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप्स आते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप के बारे में। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके बारे में मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस वाले वीडियो में बताया था। दोस्तों यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने आपको बताया था कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, इंडिविजुअल, उसके साथ और कोई नहीं है, वो खुद कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा, खुद बिजनेस करेगा, खुद सेल परचेस करेगा, या फिर किसी और से करवाएगा, वो उसका पार्टनर नहीं होगा, उसका एम्प्लॉय होगा। किसी और से काम करवाएगा, वो उसका एम्प्लॉय होगा। जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा उसी का होगा, और जो भी लॉस होगा वो सारा का सारा उसी का होगा। और दोस्तों यहाँ पे जितना भी रिस्क बियर करना है वो एक इंडिविजुअल पर्सन को करना है, क्योंकि यह है दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर यानी कि अकेला प्रोप्राइटर, यानी कि अकेला पार्टनर, अकेला ही है वो बिजनेस में, उसके साथ कोई और नहीं है। इसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे सोल प्रोप्राइटरशिप के मेरिट्स के बारे में, यानी कि इसमें काम करने के क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला, इजी टू सेटअप। आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इजी टू सेटअप, यानी कि इसको सेटअप करना बहुत ज्यादा इजी होता है। क्यों इजी होता है? क्योंकि इसमें कोई भी लॉस रेगुलेशंस उसमें आपको रजिस्टर नहीं करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी से कंपनी बनाओगे तो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर करना पड़ेगा। पार्टनरशिप फॉर्म बनाओगे तो आपके पास ऑप्शन है कि आपको रजिस्टर करना है कि नहीं करना, और अगर करना है तो पार्टनरशिप एक्ट में जाके आप रजिस्टर करा सकते हो। लेकिन दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप में आपको रजिस्टर कराने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही कम फॉर्मेलिटीज है। जैसे कि अगर आप फर्म बना रहे हो तो फर्म रजिस्टर करा लो, एक जीएसटी नंबर ले लो, अगर आपका टर्नओवर कुछ लिमिट के ऊपर है, 20 लाख या 50 लाख के ऊपर है, तो आप डेफिनेटली जीएसटी नंबर ले लो और आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस सेटअप हो गया। कोई भी इसमें मगजमारी नहीं रहती, ना आपको पैन कार्ड बनाना है ना कुछ बनाना है, आपके खुद के पैन कार्ड पे ही ये सब चीज हो सकता है। फर्म का अलग से कोई पैन कार्ड नहीं बनता। यहाँ पे दोस्तों वाइंडिंग अप भी बहुत ईजी होता है। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप को चालू करना ईजी होता है ना, वैसे उसको बंद करना भी ईजी होता है। अगर आपको बंद करना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन जो है उसको आप सरेंडर कर दो और बस
आपका फर्म बंद हो गया और आपको कुछ भी फॉर्मेलिटीज करने की जरूरत नहीं है। इसी को अगर मैं कंपेयर करूँ पार्टनरशिप एक्ट से, अगर पार्टनरशिप आपकी रजिस्टर है तो आपको फिर उसके लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा डिसॉल्व करने के लिए, और कंपनी के लिए तो बहुत ही लंबा चौड़ा प्रोसीजर है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, सीए फाइनल में एक कंप्लीट चैप्टर है, मैंने पढ़ा हुआ है। सीए फाइनल में एक कंप्लीट चैप्टर है जो पूरा डिसोल्यूशन की बात करता है, यानी कि पूरा कंपनी को बंद करने की बात करता है। आप सोच लीजिए कितना डिफिकल्ट प्रोसीजर होगा कंपनी को बंद करने का, है ना। तो ये दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरिट्स जो है वो यहाँ पे सिंपल सिंपल दिया हुआ है। चालू करना इजी है और बंद करना भी इजी है सॉल प्रोप्राइटर को। इसके बाद दूसरा, डिसीजन मेकिंग इज क्विक एज ओनली वन पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन मेकिंग। दोस्तों होता क्या है कि अगर आप अकेले हो, अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आप इजीली डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि अगर कुछ भी गलत हुआ तो उसके जवाबदार खाली आप ही रहोगे, आपको दूसरे को उसका आंसर नहीं देना है, वो आपका ही लॉस होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप में हो तो आपको अपने पार्टनर से भी पूछना पड़ेगा। अगर आप 5 पार्टनर हो तो पांचों पार्टनर से पूछोगे, हो सकता है 3 का ओपिनियन अलग हो, 2 का ओपिनियन अलग हो, तो यहाँ पे फिर जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। या फिर अगर बात करूँ कंपनी की, तो कंपनी में होती है वोटिंग, तो दोस्तों यहाँ पे वोटिंग कराएंगे तो भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो सबसे क्विक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो होती है सॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म में। इसके बाद तीसरा, the owner is the one who reaps all the benefits and also all the losses which arise from the business। यानी कि जो भी प्रॉफिट हो या फिर जो भी लॉस हो, ये सभी चीजें दोस्तों यहाँ पे ओनर को ही देखनी पड़ती है। जैसा कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया था इसके डेफिनेशन में ही कि ओनर ही यहाँ पे सब कुछ है। इसके बाद लिमिटेशंस क्या क्या है, यानी कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है सॉल प्रोप्राइटरशिप फर्म के। सबसे पहला, अमाउंट ऑफ कैपिटल विल बी लेस एज ओनली वन पर्सन इज रनिंग द बिजनेस। सीधी बात है दोस्तों, अगर आप अकेले अपने दम पे कुछ कर रहे हो तो आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना ही पैसा लगा पाओगे, है ना। तो अगर समझ लो मेरे पास 10 लाख है, ठीक है, तो मैं 10 लाख ही लगा पाऊंगा। लेकिन अगर दोस्तों अगर आप पार्टनरशिप में करते हो तो आपके हर फ्रेंड के पास हो सकता है कुछ ना कुछ पैसा हो, किसी के पास 5 लाख हो, किसी के पास 2 लाख हो, तो उससे जो है आप एक बड़ी कैपिटल लेके एक बड़े पैमाने पे यानी कि बड़े स्केल पे अपना बिजनेस चालू कर सकते हो और अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकते हो। तो यहाँ पे ये सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेजेस है कि यहाँ पे आपकी जो कैपिटल है वो लिमिटेड रहती है, क्योंकि आपके पास जितना पैसा होगा आप उतना ही लगा पाओगे बिजनेस में, है ना। दूसरी बात, all the responsibility of the business are managed by one person which can hamper the business due to lack of expert knowledge। अब दोस्तों होता क्या है मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल मैं हूं एक सीए फील्ड से हूं मैं, ठीक है, तो मैं सीए फील्ड से हूं और सीए स्टूडेंट हूं। तो यहाँ पे अगर मैं एक फर्म का पार्टनर हूं, है ना, और अगर उस फर्म में कोई भी टैक्स कॉम्प्लायंस आता है, कोई भी लीगल नोटिस आती है, तो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अगर मैं उस फर्म का पार्टनर नहीं हूँ, उस फर्म में सारे बिजनेस पर्सन है, तो वहां पे तो फिर आपको एक और सीए को हायर करना पड़ेगा, है ना, और फिर उसको पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं खुद पार्टनर होके भी वो चीज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फायदा क्या है कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हो तो आपके पास बहुत सारे अलग अलग नॉलेज वाले पर्सन है, अलग अलग एक्सपीरियंस वाले पर्सन है जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो तो आप ही सब कुछ हो। वो बोलते हैं ना, कभी कभी लगता है अपू निज भगवान है, तो यहाँ पे यही वही है। सोल प्रोप्राइटरशिप अपू निज भगवान है, यहाँ पे कोई और नहीं आता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नॉलेज सब आपकी रहेगी। यानी कि डिसएडवांटेज ये है कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब आपकी रहेगी और कोई भी लॉस होता है तो वो भी आपका ही होगा। तीसरी बात, द बिजनेस इज इम्पैक्टेड इन केस ऑफ इलनेस और डेथ ऑफ प्रोप्राइटर, हेंस स्टेबिलिटी इज अनसर्टेन। इसका क्या मतलब है, अगर दोस्तों आप पार्टनरशिप फर्म में या कंपनी में काम कर रहे हो तो अगर आप नहीं भी जाते हो ऑफिस तो दूसरे पार्टनर संभाल लेते हैं, दूसरे मेंबर संभाल लेते हैं। लेकिन अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हो और अगर आप ऑफिस नहीं जाते हो तो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप ही को सब कुछ करना है, आप ही को सब कुछ पता है कि वहां पे क्या होने वाला है और क्या हमको डिसीजन लेना है। तो अगर सही समय पे डिसीजन नहीं ले पाओगे तो इससे आपका लॉस भी होगा। इसीलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो ये 3 लिमिटेशंस को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ नहीं आया तो कमेंट करिए और कमेंट में मेरे को ये बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया। अगर आप कमेंट में लिख दोगे कि मेरे को समझ नहीं आया तो मेरे को थोड़ी पता चलेगा कि आपको क्या समझ नहीं आया। तो आप डेफिनेटली कमेंट पे ये भी लिखिए कि आपको क्या समझ नहीं आया है या फिर कौन सा डाउट है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं सीधा सीधा।
Why is partnership considered by some to be a relative unpopular form of business ownership? यानी कि सीधा सीधा ये बोला है कि पार्टनरशिप पॉपुलर क्यों नहीं है। कंपनीज पॉपुलर है, ठीक है, सॉफ्ट प्रोप्राइटरशिप पॉपुलर है, लेकिन पार्टनरशिप उतना पॉपुलर क्यों नहीं है, जबकि ये एडवांटेजेस भी देता है और डिसएडवांटेजेस भी देता है, दोनों देता है। तो यहाँ पे आपको सिंपली ये एक्सप्लेन करना है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज पार्टनरशिप के क्या क्या है। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों आंसर में। दोस्तों एग्जाम में एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है, क्योंकि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज तो आपको बहुत सारे मिलेंगे पूरे बुक में, लेकिन यहाँ पे आपको कौन से स्पेसिफिक एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखने हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग पे डेवलप होगा। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर मैं पार्टनरशिप को चेंज करके प्रोप्राइटरशिप भी कर दूं ना तो आपका पूरा आंसर चेंज हो जाएगा, इसीलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर में आते हैं। पार्टनरशिप इज कंसिडर्ड एज एन अनपॉपुलर फॉर्म ऑफ बिजनेस ओनरशिप ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज पॉसिबल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स, limitation of resources, limited liabilities and the lack of continuity in business। अब दोस्तों यहाँ पे पार्टनरशिप उतना ज्यादा फेमस क्यों नहीं है, क्योंकि लोग डरते हैं पार्टनरशिप करने से। अब लोग डरते क्यों है मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मेरा एक भाई है, मेरे दूर का कजिन ब्रदर है, लेकिन मेरे बहुत क्लोज है वो। ठीक है, हम दोनों ने बिजनेस प्लान बनाया कि हम बिजनेस रन करेंगे एक साथ होकर। लेकिन दोस्तों बिजनेस एक ऐसी चीज है जहां पर आपका डिसीजन और उसका डिसीजन चेंज हो सकता है। वो बोल सकता है कि इस चीज का बिजनेस करते हैं, मैं बोल सकता हूँ कि इस चीज का बिजनेस करते हैं, इस पर्सन से डील करते हैं, इस पर्सन से डील नहीं करते। तो यहाँ पे जो है कभी कभी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका बिजनेस रिलेशन तो बेकार होगा ही, लेकिन आपका पर्सनल रिलेशन भी बेकार हो जाएगा। इसलिए लोग डरते हैं पार्टनरशिप बिजनेस करने से, क्योंकि वो सोचते हैं कि मेरा जो है पर्सनल रिलेशन खराब नहीं होना चाहिए किसी पर्सन से। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो रिसोर्सेज रहते हैं उसमें भी लिमिटेशन रहती है। जो लायबिलिटी रहती है ना पार्टनरशिप फर्म की, वो अनलिमिटेड रहती है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप पार्टनरशिप फर्म में हो, मैं मेरे 5 दोस्त पार्टनरशिप फर्म में है, और पार्टनरशिप फर्म को समझ लो 6 करोड़ का नुकसान हो गया, और सभी 1:1 के रेशियो में पार्टनर्स थे, यानी कि सबको बराबर बराबर शेयर भी मिल रहा था। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि अगर आपके कैपिटल से लायबिलिटी पे हो गई, यानी कि आपके बिजनेस को सेल करके लायबिलिटी पे हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपका लॉस बहुत ज्यादा है और आपके बिजनेस को सेल करके पे नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले जा सकते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी ले जा सकते हैं, है ना। तो अगर मान के चलो लॉस हो गया और मेरे कैपिटल से पे नहीं हो पाया, तो क्या, तो हो सकता है वो मेरा लैपटॉप ले जाए, मेरा फोन ले जाए, और हो सकता है मेरा कोई लैंड है तो वो लैंड को रख ले। उसको बेच के आपको पैसा तो वापस मिल जाएगा अगर उससे ज्यादा होगा तो, लेकिन डेफिनेटली आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी वहां पे दांव पे लग जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। पार्टनरशिप फॉर्म को इसीलिए अनपॉपुलर माना जाता है। सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स की। फायदे भी होते हैं, देखो दोस्तों हर चीज के फायदे होते हैं, हर चीज के नुकसान भी होते हैं, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप की, एडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला, a partnership is easy to form as it is involves agreement between two or more partners which can be either oral or in written form। सिंपल है, पार्टनरशिप बनाना बहुत इजी है। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, क्या आपको पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर कराना है, क्या आपको पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर नहीं कराना है। अगर आपको कराना है तो आप एक आध पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाइए और रजिस्टर करा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपको रजिस्टर कराना ही नहीं है तो कोई टेंशन ही नहीं है, दो और मोर पार्टनर्स बनाइए, अपने दोस्तों को साथ में लीजिए, एक ओरल एग्रीमेंट करिए कि भाई साहब 60 मेरा होगा, 40% तेरा होगा, या फिर कोई उस एग्रीमेंट को आप रिटर्न में करा लीजिए कि भाई 60% प्रॉफिट मेरा होगा, 40% तेरा होगा। जो भी आपका रेशियो है वो आप इजीली एक रिटर्न फॉर्मेट में कर लीजिए और आपका पार्टनरशिप फॉर्म हो गया। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपलसरी, आपको तो पता ही है। ऑल्सो क्लोजर ऑफ ए पार्टनरशिप कैन बी डन एनी टाइम बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। दोस्तों क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल तो है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया क्लोज करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इजी है कि आपको क्लोज करना है कि नहीं करना है। तो ये यहाँ पे मेरिट है, ध्यान से समझिएगा। डिसीजन लेना कि पार्टनरशिप हमको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, ये बहुत ईजी है। कैसे, फॉर एग्जाम्पल 5 पार्टनर्स हो, अब दो के बीच में झगड़ा हो गया, सब पार्टनर्स मीटिंग करेंगे और बोलेंगे भाई आज से काम बंद करते हैं, कहानी खत्म।
लेकिन अगर मैं बात करूँ कंपनी की, तो वहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पर इतना ईज़ी प्रोसीजर नहीं होता है ना? उस प्रोसीजर को मैं आपको एक्सप्लेन अगर करने बैठ गया ना यहाँ पे, तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे कि कंपनी कैसे बंद होती है उस चीज़ के लिए, है ना? तो उसको अपन बाद में डील करेंगे। सबसे पहले आते हैं सेकंड पॉइंट, मेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप के। डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स ओपिनियन ऑफ ऑल द पार्टनर्स। दिस हेल्प्स इन फॉर्मिंग अ बैलेंस्ड डिसीजन रिगार्डिंग बिज़नेस। दोस्तों देखो, डिसीजन मेकिंग में डिसएडवांटेज भी होता है और एडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि सभी पार्टनर्स को एक जगह इकट्ठा करना, फिर वोटिंग कराना, उसके बाद एक फाइनल डिसीजन होता है। लेकिन एडवांटेज क्या होता है कि सभी पार्टनर्स के ओपिनियन आपको मिलेंगे, कौन किस एंगल से सोच रहा है, कौन किस एंगल से मार्केट को जानता है, ये आपको समझ में आएगा और उसके हिसाब से आप डिसीजन ले पाओगे। तो इसलिए ये यहाँ पे एडवांटेज दिया गया है। ठीक है, इसके बाद थर्ड, शेयरिंग ऑफ रिस्क इज अमंग द पार्टनर्स, हेंस सर्टेन इंडिविजुअल पार्टनर डज नॉट हैव टू टेक ऑल द बर्डन। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर आप 5 पार्टनर हो, 5 दोस्त पार्टनरशिप फर्म बनाए और दोस्तों कोई एक दोस्त जो है उसमें काम नहीं कर रहा है ना? तो आप क्या कर सकते हो कि आप उसको समझा सकते हो कि भाई तू काम नहीं करेगा तो तेरा भी लॉस है। खाली हमारा लॉस नहीं होगा, तेरा भी लॉस होगा, क्योंकि तू भी इस फर्म में पार्टनर है, तेरा भी इसमें कैपिटल लगा हुआ है, तो लॉस होगा तो दोनों का होगा। इसीलिए लोग जो है इसमें पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, क्योंकि सभी पार्टनर्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें क्या होता है कि सभी काम करना चाहते हैं, क्योंकि सबके शेयर का प्रॉफिट एंड लॉस सबको उसके कैपिटल के रेशियो में मिल जाता है। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिस्क इज अमॉन्ग द पार्टनर्स, हेंस इंडिविजुअल पार्टनर डज नॉट हैव टू टेक ऑल द बर्डन। इसके बाद बात करते हैं लिमिटेशन के बारे में, यानी कि कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये पॉइंट मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है। बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालिया हो जाना, यानी कि आपकी जो लायबिलिटी है वो ज्यादा हो गई आपकी एसेट से। ठीक है, जैसे कि विजय माल्या की हो गई थी, वो तो ऐसे तो फ्रॉड था, इसीलिए अब मैं उसको फुल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही बैंकरप्ट होते हैं, दिवालिया हो जाते हैं। ठीक है, द पर्सनल एसेट ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूटिलाइज, ये एक डिसएडवांटेजेस है। कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी में क्या होता है कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी कि आपने जितना पैसा कंपनी में लगाया उतना ही डूबेगा, उससे ज्यादा नहीं डूबेगा, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को हाथ नहीं लगा पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल आपका पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पे लगा रहता है। सेकंड, अ फर्म हैज लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स, हेंस द फाइनेंस इज लिमिटेड। दूसरी बात, पार्टनरशिप फर्म में ना कुछ नंबर्स ऑफ पार्टनर्स की लिमिट दी गई है कि इस लिमिट के ऊपर जाएगा तो आपको कंपनी फॉर्म करना पड़ेगा, है ना? वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिया गया है कि कौन सी जो है उसकी लिमिट होती है। तो वो एक यहाँ पे डिसएडवांटेज है कि उतनी लिमिट के ऊपर जो है आप पार्टनर्स नहीं रख सकते। दूसरा डिसएडवांटेज। तीसरा, एज शेयर डिसीजन मेकिंग मॉडल इज यूज्ड, एवरी इंडिविजुअल विल हैव हिज ओन ओपिनियन एंड दैट कैन लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स। वही बात जो मैंने आपको कही, अगर मान के चलिए वोटिंग नहीं करा रहे हैं और या फिर मान के चलिए वोटिंग करा रहे हैं लेकिन 4 पार्टनर्स है। ठीक है, वोटिंग करा रहे हैं, 4 पार्टनर्स है, 2 अगेंस्ट में और 2 फॉर में, यानी कि 2 उसके साथ दे रहे हैं डिसीजन का और 2 साथ नहीं दे रहे, तो आप कैसे करोगे? यहाँ पे तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना। तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा ऑड नंबर में ही पार्टनर्स हो, इवन नंबर में भी हो सकते हैं। अगर 6 पार्टनर्स हुए तो 3-3 डिवाइड हो जाएंगे, 8 हुए तो 4-4 डिवाइड हो जाएंगे, और इस केस में दोस्तों यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। तो ये था लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। कोई भी डाउट नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, सब डाउट आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। Why it is important to choose an appropriate form of organization. Discuss the factors that determine the choice of form of organization. सिंपल सी बात कही है, 3 फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी, है ना? 3 फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे आपको चूज कैसे करना है कि मैं ये तीनों में से कौन सा चूज करूं, प्रोप्राइटरशिप चूज करूं, पार्टनरशिप चूज करूं या फिर मैं कंपनी चूज करूं, है ना? और कौन से फैक्टर्स को देखना चाहिए, यानी कि कौन सी तकलीफ हमें देखनी चाहिए कि ये तकलीफ इसमें होगी, ये तकलीफ इसमें होगी, और उसके बाद हमको डिसाइड करना है। तो ये क्वेश्चन में वही पूछा है कि कैसे डिसाइड करेंगे, कौन से फैक्टर्स को देख के डिसाइड करेंगे। सबसे पहले आते हैं इसके आंसर में। There are various options or types of business to choose, and each business will have different set of requirements, risk involved. Also, the growth prospect of a business will vary according to the type of organization chosen. यानी कि दोस्तों यहाँ पे पहले लाइन में तो यही बोला है कि बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास हैं और लोग चूज कैसे करते हैं कि कितना रिस्क उनको लेना है। ठीक है, और रिक्वायरमेंट क्या है बिजनेस की, और बिजनेस का ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, और कौन सा टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है।
इसको देख के लोग चूज करते हैं। अब सबसे पहले अगर आपका रिस्क बहुत हाई है तो आप एक कंपनी बनाओगे, अगर आपका रिस्क लो है तो आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप बनाओगे। अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको पूरे इंडिया को कैप्चर करना है तो आप कंपनी बनाओगे, लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट है कि आपको एक विलेज को कैप्चर करना है तो आप एक प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बना सकते हो। तो उस हिसाब से जो है चूज होगा। अब सबसे पहले अपन चलते हैं फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर जो आता है वो आता है नेचर ऑफ बिजनेस, कि हमारे बिजनेस का नेचर क्या है। फॉर स्टार्टिंग अ बिजनेस एन इंडिविजुअल नीड्स टू डिसाइड द टाइप ऑफ द बिजनेस ही शुड स्टार्ट विद। फॉर एग्जांपल, if business deal with direct customer interaction, a sole proprietorship is best, while other business types are suitable where no or less customer interaction is there। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका जो बिजनेस है आप स्टार्ट करने वाले हो, आपने जो सोचा है उसका नेचर क्या है। नेचर क्या है कि से क्या मतलब है कि क्या आपको डायरेक्ट कस्टमर को कांटेक्ट करना पड़ता है। अगर आपको डायरेक्ट कस्टमर को कांटेक्ट करना पड़ता है तो आपके लिए सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट है। क्यों? क्योंकि आप खुद जाके सामने वाले पर्सन को मना सकते हो, अपना प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, अपनी मार्केटिंग खुद कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर पार्टनरशिप है, आप 5 पार्टनर हो, ठीक है। अब वहां पे क्या हो जाएगा कि वो बोलेगा तू जा, वो बोलेगा तू जा, कोई और बोलेगा मैं चाहता हूँ, तो यहाँ पे बहुत तकलीफ होगी वन टू वन इंटरेक्शन में। तो इसलिए नेचर ऑफ बिजनेस देखना चाहिए कि आपका नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है। दूसरी बात, कॉस्ट। The initial cost of setting up of a company is a factor that should be kept in mind. If the budget is less, the best option is to start with sole proprietorship। कंपनी बनाना ना सबसे मुश्किल काम है, सबसे मुश्किल काम है कंपनी बनाना। इसीलिए इंडिया में कंपनीज कम और पार्टनरशिप फर्म्स और सॉल प्रोप्राइटरशिप बहुत ज्यादा है। कंपनी बनाना इसलिए मुश्किल काम है क्योंकि इसमें आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है जो आपको कंपनी बना के देगा। इसके अलावा एक सीए की जो ऑडिट करेगा, कंपनी सेक्रेटरी की जो कंपनी की मीटिंग कराएगा। तो इतने सारे पर्सन को हायर करोगे और अगर आपका बिजनेस एक स्मॉल स्केल बिजनेस है तो आप इसका एक्सपेंस कहाँ से निकालोगे, है ना। तो ये आपको देखना है कि मेरे पास कितना बजट है, और अगर मेरा बजट कम है तो मैं सॉफ्ट प्रोप्राइटरशिप के साथ ही चला जाता हूँ। तो ये हुआ सेकंड पॉइंट। अगर आपका बजट ज्यादा है तो आप डेफिनेटली कंपनी के साथ जा सकते हो। लायबिलिटी। Individuals starting a business should also think about the liability that comes along with the business. Business forms such as sole proprietorship and partnership carry unlimited liability and need to clear debts by selling of personal asset। पर्सनल एसेट, दोस्तों इस वर्ड पे फोकस करिएगा, पर्सनल एसेट। व्हाइल अ कंपनी हैज लिमिटेड लायबिलिटी दैट इज बेस्ड ऑन इट्स एसेट। सिंपल बात है, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आपने ध्यान से सुना होगा तो। प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अनलिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल कर सकते हैं। लेकिन कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी, यानी कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल नहीं होगी, आपने जितना कंपनी में इन्वेस्ट किया है उतना ही डूबेगा। एग्जैक्टली वही बात यहाँ पे की गई है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि मेरी लायबिलिटी कितनी है। क्या मैं अनलिमिटेड लायबिलिटी ले सकता हूँ? अगर आप अनलिमिटेड लायबिलिटी ले सकते हो तो आप बिल्कुल सॉल्व प्रोप्राइटरशिप चालू करो। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरा लायबिलिटी लेने का जो मकसद है वो लिमिटेड है, मैं लिमिटेड लायबिलिटी ले सकता हूँ, तो आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए। लेकिन आप खाली एक पॉइंट के बेसिस पे सेलेक्ट नहीं कर सकते, आपको हर पॉइंट को देखना पड़ेगा। लायबिलिटी के साथ साथ कॉस्ट भी देखना पड़ेगा और कॉस्ट के साथ साथ नेचर ऑफ बिजनेस भी देखना पड़ेगा। चौथे पॉइंट में आता हूँ। चौथा पॉइंट जो है वो है कंटिन्यूटी, कि business forms such as partnership and sole proprietorship are impacted by the loss of partner or the proprietor. Other firms such as cooperative society or companies do not get impacted by such factors. If the business is seeking permanency, company or cooperatives are best bet। सिंपल सी बात है, कल मैंने आपको बताया था कि कल एक पॉइंट था परपेचुअल सक्सेशन। अगर आपको याद होगा तो कल वाले वीडियो में, नहीं देखा डेफिनेटली दोस्तों वीडियो देख कर आइए। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, बहुत ही फ्यूचर में आपको काम आएगा। खाली एग्जाम के मार्क्स के लिए नहीं बल्कि आपकी नॉलेज को भी इंप्रूव करेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था परपेचुअल सक्सेशन, यानी कि अगर एक प्रोप्राइटर मर गया तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। अगर पार्टनर्स मर गए एक साथ प्लेन क्रैश में तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन अगर कंपनी के सारे मेंबर्स या शेयर होल्डर्स मर गए तो भी कंपनी बंद नहीं होगी, कंपनी का जो फंक्शन है वो चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये बात कही गई है कंटिन्यूटी में, कि दोस्तों अगर आपको कंटिन्यूटी चाहिए तो आपको एक कंपनी ओपन करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी में आपको कंटिन्यूटी देखने को मिलती है, यानी कि परपेचुअल सक्सेशन देखने को मिलता है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5, कंट्रोल।
If one wants sole control over the business, then sole proprietorship is best. While partnership or company structure is best if shared decision making is needed. अगर आप ऐसे इंसान हो जिसको लगता है कि मेरे डिसीजन पे कोई और आके कमेंट ना करे, मैं अपने डिसीजन के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ और मेरे को लगता है कि मेरा डिसीजन हमेशा सही होता है और मैं अपने डिसीजन के हिसाब से अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकता हूँ, ऐसा आपको लगता है तो आप सोलो प्रोप्राइटरशिप करो। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को इस फील्ड में थोड़ी सी नॉलेज कम है, मेरे को अपने दोस्त की हेल्प लेनी पड़ेगी और दो चार दोस्त और भी हैं जो मेरे को अलग अलग फील्ड में हेल्प करेंगे, कोई कंपनी सेक्रेटरी है, कोई एलएलबी है, कोई सीए है, तो सभी मेरे को हेल्प करेंगे, तो यहाँ पे आप फिर पार्टनरशिप फर्म के साथ जा सकते हो। सिंपल बात है, अगर आपको कंट्रोल चाहिए पूरा तो सॉफ्ट पार्टनरशिप, अगर आपको कंट्रोल के साथ साथ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्क को शेयर करना है तो आप पार्टनरशिप के साथ जा सकते हो। छठा पॉइंट, managerial ability. If the business is large enough where to maintain the business, many skilled professionals are required, then company form of business is best option. However, if the business is limited and very little management is required, then sole proprietorship is the best choice. सिंपल बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीएस, सीए, सीएमए और एलएलबी, ये सब प्रोफेशनल्स अगर आपको लगेंगे अपने बिजनेस में तो आपको एक कंपनी बनानी चाहिए, क्योंकि कंपनी एक बड़ा फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन का और वहां पर आपकी जो कैपिटल है वो भी ज़्यादा होती है, लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है और वहां पर लोग काम करना भी चाहते हैं और कंपनी को मैनेज करना ईजी हो जाता है बाकी प्रोफेशनल्स की हेल्प लेके। लेकिन अगर दोस्तों आपको ऐसे प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं है, आपका बिजनेस लिमिटेड है, यानी कि खाली आपको जो है अपना कैफे चलाना है, तो आपको कैफे चलाने के लिए सीए, सीएस, सीएमए की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वहां पर आप जो है सॉफ्ट प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये बात जो है आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये थे दोस्तों 6 पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 3 के। अगर आपको किसी भी पॉइंट में डाउट हो, आपको पता है क्या करना है, कमेंट बॉक्स पे लिख देना है। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 में। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड लिमिटेशन। 3 चीजें बतानी है इस क्वेश्चन में। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरी मेरिट्स यानी कि एडवांटेजेस और तीसरा लिमिटेशन यानी कि डिसएडवांटेजेस ऑफ कोऑपरेटिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑल्सो डिस्क्राइब ब्रीफली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में बात भी करनी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस और डिफरेंट टाइप्स। 4 चीज पूछी है इस क्वेश्चन में। अगर आप एक भी चीज नहीं लिख के आते हो तो आपका नंबर कटने का चांस बहुत बढ़ जाता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मैं बार बार एक ही चीज बोलता हूँ, है ना। कोऑपरेटिव इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज फाउंड बाय वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल हु जॉइन टुगेदर टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट देयर कॉमन इंटरेस्ट। मैंने आपको बताया था कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, पिछले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको लेबर यूनियन का एग्जांपल दिया था, फार्मर यूनियन का एग्जांपल दिया था। वही बात यहाँ पर लिखे कि एक वॉल्यूंटरी फॉर्म होता है, सब लेबर मिलकर खुद फॉर्म करेंगे, सब फार्मर मिलकर खुद फॉर्म करेंगे और सब एक साथ मिलके अपने इंटरेस्ट को यानी कि अपने काम को प्रोटेक्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे। तो ये होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर ए कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। मैंडेटरी होता है रजिस्टर कराना। पार्टनरशिप फर्म में ऑप्शन होता है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में मैंडेटरी होता है रजिस्टर कराना। इट इज ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ ए सेपरेट लीगल एंटिटी अपॉन कंप्लीशन ऑफ रजिस्टर। जैसे ही रजिस्टर हो जाएगा इसको सेपरेट लीगल एंटिटी माना जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इट फॉलोज ए डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड अ मैनेजिंग कमिटी मैनेजेस द ऑपरेशंस एंड दिस कमिटी सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स बेस्ड ऑन 1 वोट पर मेंबर। अगर आपको याद होगा तो मैंने डेमोक्रेसी और सुप्रीमेसी के बारे में बात किया था कोऑपरेटिव सोसाइटी के शॉर्ट क्वेश्चंस में। अगर ये पॉइंट आपको इन डिटेल समझना है ना तो वो क्वेश्चन जरूर देख के आइएगा, है ना। तो यहाँ पे बात वही कही गई है कि डेमोक्रेटिक होता है क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक मेंबर डिसीजन नहीं लेता है, सभी मेंबर्स मिलके एक मेंबर को सिलेक्ट करते हैं वोटिंग से और फिर जो वहां का प्रेसिडेंट बनता है वही डिसीजन लेता है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड। अब आते हैं मेरिट्स। मेरिट्स सबसे पहला, सिंपल टू सेटअप। सबको पता है हर 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 फॉर्म में सिंपल टू सेटअप तो आपको मिल जाएगा। प्रोप्राइटरशिप में भी मेरिट में है,
पार्टनरशिप में भी मेरिट में है और यहाँ पर भी मेरिट में है ना। इजी टू सेटअप एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, इजी टू फॉर्म एज मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, ऑल शुड बी एडल्ट्स। आखिरी की 2 लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल। एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कम से कम 10 मेंबर लगते हैं, यानी कि अगर 9 मेंबर्स हुए तो कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म नहीं हो सकती। कम से कम 10 मेंबर लगते हैं और सारे के सारे 18 प्लस होने चाहिए, एडल्ट्स होने चाहिए। अगर एडल्ट्स नहीं है तो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं बन पाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सेकेंड, continuing form of business organization that is unaffected by insanity, insolvency or death of its members। अगर मान के चलो एक लेबर यूनियन बना लिया मैंने एक लेबर यूनियन बना लिया जिसमें 200 लेबर्स रजिस्टर है और उसमें से कोई एक लेबर की डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, या फिर वो लेबर इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो उसके चलते ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन बंद नहीं हो जाता, ये कंटिन्यूटी में रहता है। ये प्रोप्राइटरशिप नहीं है जो एक पर्सन के मर जाने से बंद हो जाए, ये है कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो यहाँ पे भी कंटिन्यूटी आपको देखने को मिल जाती है, ये है इसका सेकेंड एडवांटेज। थर्ड, अब आते हैं लिमिटेशन में। कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया 2 पॉइंट, मेरिट्स हो गया 2 पॉइंट, लिमिटेशंस आते हैं। सबसे पहला, हैव टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट बाय कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट्स ऑफ द स्टेट। एक बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट लिखा हुआ है ना ऊपर में 1912, इसके अंदर बहुत सारे लॉस एंड रेगुलेशन है, जिसमें से एक है कि 10 मेंबर होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे लॉस एंड रेगुलेशन है कि आपको कब मीटिंग करानी है सोसाइटी की, कैसे आपको रेमुनरेशन डिवाइड करना है, कैसे आपको प्रॉफिट डिवाइड करना है, ये सब लॉ में लिखा हुआ है। तो ये सबको फॉलो करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल की जरूरत पड़ेगी जिसने ये कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट को पढ़ रखा हो और उसमें काम कर चुका हो। ऐसे लोग की आपको जरूरत पड़ेगी और आपको रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आपका कॉस्ट बढ़ेगा। तो ये था पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करना होगा गवर्नमेंट को। कहाँ लिखा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में लिखा है कि अगर आपने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना ऑडिट रिपोर्ट बनाना पड़ेगा और गवर्नमेंट को जमा करना पड़ेगा। अब ऑडिट रिपोर्ट कौन बनाता है? सीए बनाते हैं ऑडिट रिपोर्ट, ज्यादातर केसेस में सीए बनाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जो ऑडिट रिपोर्ट है वो भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को जमा करना पड़ेगा। तीसरा, मैनेजमेंट comprises of inexperienced people who lack efficiency and may not be well equipped to manage the organization। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिस लेबर यूनियन की बात की थी वहां पर सारे लोग अनएजुकेटेड हैं, कोई भी एजुकेटेड नहीं है। तो इन लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए हमको क्या क्या चीजें करनी है? ये तो बेचारे अनएजुकेटेड है। और अगर इन लोग अपने में से ही किसी एक मेंबर को प्रेसिडेंट बना देंगे तो प्रेसिडेंट भी तो अनएजुकेटेड होगा। तो अगर प्रेसिडेंट भी अनएजुकेटेड है तो फिर कैसे मैनेज होगी कोऑपरेटिव सोसाइटी? ये तो सोचने वाली बात है कि अनएजुकेटेड और इनएक्सपीरियंस पीपल की वजह से भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है फार्मर्स, ट्रेड यूनियंस वाले तो नॉलेजेबल रहते हैं, लेबर यूनियन, ये सब में जो अनएजुकेटेड है, इन एफिशिएंसी लैक ऑफ एफिशिएंसी वाले पीपल्स हैं, इन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं रहती है ना। तो इसीलिए इन लोगों को प्रोफेशनल के पास आना पड़ता है और इन लोगों को पता भी रहता है एग्जैक्टली कि कौन से प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। हालांकि ये लोग ही हमारी इकोनॉमी को डेवलप करते हैं, फार्मर्स और लेबर्स। अगर ये दोनों इंडिया में ना होना तो इंडिया कभी ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये दोनों। लेकिन यहाँ पे नुकसान ये है कि ये दोनों थोड़े से अनएजुकेटेड होते हैं ज़्यादातर केसेस में और लैक ऑफ एफिशिएंसी होती है थोड़ी सी। तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि जो तीसरा लिमिटेशन है वो ये है, ठीक है। इसके बाद टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, कितने टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है? चौथा क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन थे, ये चौथा क्वेश्चन है, कितने टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। सबसे पहला, कंज्यूमर कोऑपरेटिव। दिस आर फॉर्म्ड इन ऑर्डर टू मेक कंज्यूमर गुड्स अवेलेबल एट रीजनेबल रेट टू द मेंबर। आपको पता होगा एक ऐड आती थी, क्या तो ऐड थी वो, कस्टमर से रिलेटेड ऐड थी, कस्टमर जागो, ग्राहक जागो।
अगर आपने सुना हो ये ऐड, जागो ग्राहक जागो, तो ये जो ऐड है ये था कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि अगर आपको कोई भी ऐसा बिजनेसमैन मिलता है जो कि अंड संड रेट में माल बेच रहा हो। अब ये जो वर्ड है जो मैंने अभी बोला, ये थोड़ा सा जो है देसी भाषा का वर्ड है अंडरस्टैंड। तो अंडरस्टैंड का मतलब होता है उल्टे सीधे रेट में आपको बिजनेसमैन अगर प्रोडक्ट बेच रहा है, या फिर अगर आपको एक्सपायरी डेट वाला प्रोडक्ट बेच रहा है, अगर आपको क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहा है, तो आप डेफिनेटली कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाके कंप्लेन कर सकते हो। दूसरी बात, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव, तो ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोक्योर मटेरियल एंड मशीनरी एंड सप्लाई देम टू द मेंबर्स एट लो प्राइस। इसका काम क्या होता है, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव रहती है, उसका काम ये होता है कि वो बल्क में मशीन खरीदते हैं, बल्क में मटेरियल खरीदते हैं, जिससे क्या होता है उनको मटेरियल चीप मिलता है, क्योंकि वो होलसेलर से डायरेक्ट खरीद लेते हैं। और इसके बाद वो जो है सप्लाई करते हैं अपने मेंबर्स को लो प्राइसेस में, जिसके चलते मेंबर्स की प्रॉफिट इंक्रीज होती है। समझ नहीं आया बात, ये लाइन को फिर से रिपीट करके सुनिए। प्रॉफिट मेंबर की इंक्रीज होती है क्योंकि प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी उनको सस्ते में रॉ मटेरियल्स और मशीनरी दिलाती है। तो ये होता है प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। तीसरा, फार्मर कोऑपरेटिव, जो कि स्मॉल फार्मर को जॉइंट करके उनके प्रोडक्शन को सेल करने में और उनकी अर्निंग्स को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने में हेल्प करते हैं। ये होती है फार्मर्स कोऑपरेटिव। इसके बाद चौथा आता है हाउसिंग कोऑपरेटिव। अफोर्डेबल हाउसिंग सॉल्यूशन देती है ये, यानी कि अफोर्डेबल घर बनाने के लिए प्लानिंग देना, या फिर घर बनाना किसी मेंबर्स का, तो ये सभी चीजें यहाँ पे हाउसिंग कोऑपरेटिव में किया जाता है। पांचवा, मार्केटिंग कोऑपरेटिव, जो कि फार्मर्स, स्मॉल प्रोड्यूसर और आर्टिसंस के द्वारा किया जाता है, क्योंकि इनको मार्केटिंग करना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है इनको। सोशल मीडिया मार्केटिंग की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती, एसईओ वगैरह की नॉलेज नहीं होती, तो वो जो है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के उससे अपनी मार्केटिंग करते हैं। छठवां, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कि ये सोसाइटी अपने मेंबर्स को हेल्प करती है अगर उनको अचानक जो है फंड्स की जरूरत पड़ जाती है, तो उसकी हेल्प की जाती है यहाँ पे क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में। छठवां पॉइंट था ये। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो चुका है दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स, लिमिटेशंस और टाइप्स, चार चीजें पढ़ी हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड पार्टनरशिप। ये दोनों में आपको डिफरेंस बताना है कि एक एचयूएफ में, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जॉइंट हिंदू फैमिली में और एक पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल सिंपल ये जो कॉलम्स बने हुए हैं ना दोस्तों, एकदम इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। एग्जाम में ये कॉलम्स बना के आ जाइए, फुल मार्क्स मिलेंगे, गारंटी है। सबसे पहले अपन ने लिखा बेसिस ऑफ कंपैरिजन, जिसमें मैं बताया कि किस बेसिस पे हम कंपेयर करने वाले हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, यानी कि इसमें क्या क्या होगा और पार्टनरशिप में क्या क्या होगा। सबसे पहले, गवर्न्ड बाय, अगर हिंदू फैमिली बिजनेस है तो वो किससे गवर्न होगा, हिंदू लॉ से। अगर पार्टनरशिप है तो किससे गवर्न होगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ठीक है, अगर हिंदू फैमिली बिजनेस है तो ये कंट्रोल होगा कर्ता से, और अगर पार्टनरशिप है तो इसको कंट्रोल करेंगे इसके सारे पार्टनर्स, यानी कि सारे मेंबर्स। ठीक है। और दोस्तों अगर बात करूं बर्डन ऑफ लायबिलिटी की, तो हिंदू फैमिली बिजनेस में कर्ता, यानी कि मुखिया, यानी कि दादाजी जो है उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। और पार्टनरशिप में हर पार्टनर की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल कर्ता के पास रहता है, और पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स के पास रहता है। नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2 मेंबर्स लगते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में, और वहीं पार्टनरशिप में आपको 2 मेंबर लगते हैं, मैक्सिमम 100 है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 की जगह मेरे हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए पार्टनरशिप एक्ट। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको एक बार देखिएगा, यहाँ पे मेरे हिसाब से पार्टनरशिप एक्ट होना चाहिए। फिर माइनर, a minor can be a member in joint in the family business but a minor cannot be a partner in partnership business। इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में डिस्कस किया था शॉर्ट क्वेश्चन टाइप
आंसर्स में, तो वहां पे जाके आप डेफिनेटली देखिएगा। देखो दोस्तों, होता क्या है कि अगर आप कभी भी लॉन्ग आंसर देख रहे हो तो पहले शॉर्ट आंसर जरूर देखो, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी रहती है जो लॉन्ग आंसर का पार्ट रहती है, जो कि आप बाद में मिस कर जाते हो। क्वेश्चन नंबर 6, despite limitation of size and resources, many people continue to prefer sole proprietorship over other forms of organization. Why? बहुत सारी लिमिटेशन पढ़े हमने सॉफ्ट प्रोप्राइटरशिप के कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, और पूरे डिसीजन मेकिंग अपने ऊपर रहता है ना, सब रिस्क अपने ऊपर रहता है, लॉस हुआ तो अपने ऊपर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ये सभी चीजें हमने पढ़ी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग सॉफ्ट प्रोप्राइटरशिप करना चाहते हैं, क्यों? ये क्वेश्चन नंबर 6 हमसे पूछ रहा है। The reason behind choosing sole proprietorship as the business form is due to many benefits it offers despite limitation in areas of size and resources. इसलिए लोग चूज करते हैं क्योंकि इसका लिमिटेशन जितना है ना, उससे ज्यादा इसके बेनिफिट है, और बेनिफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी लिमिटेशन को हम सहन कर सकते हैं, लेकिन इसके जो बेनिफिट है वो बहुत ही अच्छे होते हैं, इसीलिए लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को सेलेक्ट करते हैं। सबसे पहला, इट इज वेरी इजी टू सेटअप। सबको पता है कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं रहती, वाइंडिंग अप करना भी इजी होता है। दूसरा, सोल डिसीजन मेकर होता है प्रोप्राइटर के पास, वो जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है और क्विक डिसीजन ले सकता है। तीसरा, सो प्रोप्राइटरशिप सारे प्रॉफिट खुद लेता है और सारे लॉस भी खुद बेयर करता है। चौथा, हाई फ्लेक्सिबल रहता है, अगर उसको कुछ भी चीज चेंज करनी है तो उसको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है, वो अपने डिसीजन से तुरंत उस चीज को चेंज कर सकता है और अपने ऑपरेशन को अकेला मैनेज कर सकता है। ये था दोस्तों कंप्लीट वीडियो। यहाँ पे खत्म होते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। आप वीडियो को लाइक करो डेफिनेटली अगर आपको पसंद आया हो, अगर मैंने एक्सप्लेन किया ये आपको समझ में आया तो, और सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतने दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।